नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे, मुझे पता है। बहुत जोरों से तैयारी चल रही है आप सबकी, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और आपको करनी है, बहुत आगे बढ़ना है। हमें थोड़े से खुश नहीं होना है, हमें बहुत सारा लेना है। ठीक है, तो चलते हैं हम हमारी यात्रा की तरफ। हमारी यात्रा आज जो है वो यूपी बोर्ड की 12th क्लास की सामान्य हिंदी के जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हरिशंकर परसाई द्वारा जो लिखा गया है निंदा रस, उसका हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो देखिए हरिशंकर परसाई जी के बारे में आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, आप सभी ने पढ़ा होगा। जैसे आप 12th क्लास में आए हैं तो 11th क्लास तक की जो आपकी यात्रा थी उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा चैप्टर आया होगा कई बार। ठीक है, तो आप देखिए हरिशंकर परसाई जी थे ना, वो एक निबंधकार थे, कई कहानीकार भी थे, लेकिन उनके निबंध और कहानी में है ना व्यंग का विशेष प्रदान था। ठीक है, व्यंग जो था वो उनके हर रचना में प्रधान नजर आया है। वो व्यंग में विशेष महारत हासिल कर रखे थे उन्होंने। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि उनकी जो रचना होती है वो व्यंग प्रधान होती है। वो व्यंग से समझते हैं आप सभी ताना मारना, कमेंट। ठीक है, तो ताना और कमेंट थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन साहित्य में हम इसे व्यंग कहेंगे कि तो साहित्य का जो व्यंग होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो किस प्रकार से अलग होता है ये हम हरिशंकर परसाई जी की निंदा रस के माध्यम से पढ़ेंगे कि उन्होंने निंदा नामक एक रस की रचना किस प्रकार कर ली है। हमने तो भाई 11 रस पढ़े हैं, वैसे 9 पढ़े हैं, 9 में हमने श्रृंगार को 2 भागों में बांट दिया है तो 11 हो गए। ठीक है, अब 11 हो गए हैं तो उसके बाद एक नया रस कहाँ से उठकर आ गया है, जो है निंदा रस। निंदा जानते हैं आप सभी, किसी की निंदा करना। ठीक है, उसकी तो कुछ बुराई करना या हम वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए मैं बताऊंगी आप सबको। तो वो निंदा किस प्रकार से करिए और उसका रस यानी कि उसका आनंद कैसे प्राप्त हुआ है, किसी की निंदा करने से हमें कौन सा आनंद कैसे प्राप्त होता है। तो उन्होंने निंदा के बाद में जो रस लगा दिया है ना, वह भी एक व्यंग है। रस का मतलब क्या होता है? आनंद, मजा, जायका। ठीक है, तो निंदा में हमें क्या आनंद आता है, क्या रस आता है, क्या जायका आता है। तो मनुष्य एक दूसरे की जब निंदा करते हैं, कोई व्यक्ति किसी के बारे में कोई बात करता है, तो अगर कोई गलत बात करता है या किसी कोई बात को उसके कोई अवगुणों को बताता है, तो वो अवगुणों को बताना क्या हो गया? निंदा हो गई। तो बहुत से लोगों को आनंद आता है, तो उसी आनंद के यहाँ पर उन्होंने व्यंग प्रकट करा है और उनका निंदा रस इसी व्यंग प्रधान रचना को परिलक्षित करता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अभी हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय और हमारा पाठ परिचय, कि हम उनके जीवन की जो यात्रा थी वो किस प्रकार से चली है, उनका जीवन किस प्रकार से बीता है, जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई है, पिता माता जो भी है उनके सम्मान है। ठीक है, पुस्तकें हैं, उनकी रचनाएं हैं, कौन कौन सी है, कौन कौन सी किस किस विधा में उन्होंने रचना रची है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है जो एक कवि परिचय के लिए या लेखक परिचय के लिए। तो आज हम जो पढ़ेंगे उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, उनका लेखक परिचय पढ़ेंगे और उनका कृति यहाँ पर जो दी गई है, जो उनकी रचना दी गई है निंदा रस, उसका परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम हमारी यात्रा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप सबको भी बहुत जोर शोर से मेहनत करके इस यात्रा की तरफ बढ़ना है और उसका आपका जो परिणाम है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, गुण होना चाहिए, 100% होना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम हरिशंकर परसाई जी का। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, ये है हमारे लेखक रचनाकार। ठीक है, रचनाकार का नाम है हमारा यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी। अब इनका जन्म हुआ था, वो हुआ था 22 अगस्त सन 1924 में। ठीक है, कब हुआ था? 22 अगस्त 1924 में। और जन्म स्थान है वो है जमानी, यानी कहाँ पर? होशंगाबाद एक जिला है और हमारा जो स्टेट आता है वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, संपादन उन्होंने किया था, देखिए एक मासिक पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम था वसुधा। और उनकी जो लेखन विधा की जो शैली बोलेंगे हम यहाँ पर, लेखन विधा की शैली वो है व्यंग्यात्मक। ठीक है, उनकी जो शैली है वो लेखन लिखते हैं किसी भी विधा में, तो उनकी जो शैली मानी जाएगी वो व्यंग्य शैली मानी जाएगी, क्योंकि व्यंग्यात्मक शैली में उन्होंने अपनी रचना करी है। और उनकी भाषा कैसी है? सरल,
प्रवाहमयी और खड़ी बोली। प्रवाहमयी यानी कि धारा पूर्वक, धारा प्रवाह उनकी भाषा चलती है, उनकी भाषा के माध्यम से व्यंग का जो पता चलता है कि किस प्रकार उन्होंने किसी बात का ताना बोला है, तो वो प्रवाहमयता, भाषा की प्रवाहमयता के कारण हमें पता चलता है। और खड़ी बोली उनकी भाषा है और सरल सहज है, जो आसानी से समझ में आ जाती है। और जो शैली है, देखिए शैली कहेंगे हम यहाँ पर व्यंग्यात्मक और आत्मपरक, मतलब कि मनुष्य की आत्मा को निचोड़ने वाली है और व्यंग प्रधान शैली है। ठीक है, तो क्या क्या है देखिए। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 में जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया था और इनकी जो लेखन विधा है वो है व्यंग शैली के अंतर्गत उन्होंने निबंध और कई ऐसी आलोचनात्मक रचनाएं रची है। ठीक है, भाषा जो है वो उनकी बहुत सरल, प्रवाहमयी और खड़ी बोली है। ठीक है, उसके बाद जो शैली आती है वो आत्मपरक और व्यंग्यात्मक शैली है उनकी। आगे चलते हैं, अब हम उनका डिटेल में देखेंगे कि बहुत ही विस्तार से। देखिए ये है हमारे हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, हरिशंकर परसाई। ठीक है, अब देखिए जो हरिशंकर परसाई जी है उनका यहाँ विस्तार से हम जीवन परिचय पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत मजे से पढ़ना है, आप सबको याद करना, इसी समय याद हो जाना चाहिए कि 22 अगस्त 1924 में जन्म हुआ था, जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था, वसुधा नामक मासिक पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था। व्यंग्यात्मक और आत्मपरक शैली उनकी भाषा की विशेषता है और उन्होंने जो विधा थी वो निबंधात्मक और आलोचनात्मक थी। ठीक है, और उनकी जो भाषा थी वो सहज, प्रवाहमयी और कैसी थी, खड़ी बोली भाषा थी। ठीक है, आप सभी को याद हो गया होगा। अब हम आते हैं विस्तार की तरफ कि हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला के अंतर्गत जमानी नामक स्थान में 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। प्रारंभ से लेकर स्नातक स्तर तक की शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई थी। ठीक है, और नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए किया था। ठीक है, मध्य प्रदेश में उन्होंने स्नातक यानी कि बीए तक की जो पढ़ाई थी वो उन्होंने मध्य प्रदेश में रहकर करी थी, और जो एमए किया था वो उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से किया था। क्योंकि पहले का समय ऐसा था कि हर क्षेत्र में यूनिवर्सिटी नहीं होती थी, कहीं कहीं पर होती थी, तो जो रचनाकार थे, जो जितने भी छात्र थे, उन छात्रों को वहाँ जाकर शिक्षा अध्ययन करना पड़ता था। 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने जंगल विभाग में नौकरी की। ठीक है, जंगल विभाग में देखिए, ठीक है, फॉरेस्ट विभाग में खंडवा में 6 माह तक अध्यापन कार्य किया तथा सन 1941 से 43 तक 2 वर्ष जबलपुर में स्पेंस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण कार्य भी किया। ठीक है, क्या किया देखो, 6 माह तक तो उन्होंने अध्यापन कार्य किया। उसके पहले उन्होंने 18 वर्ष की आयु में, जब 18 वर्ष के थे तभी उन्होंने जंगल विभाग में नौकरी की। उसके बाद में खंडवा में एक स्थान है, खंडवा एक स्थान है, वहाँ पर 6 महीने तक उन्होंने अध्यापन कार्य यानी कि पढ़ाने का कार्य किया, शिक्षक का कार्य किया। उसके बाद सन 1941 से 1943 तक वे 2 वर्ष तक जबलपुर में स्पेंस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण का कार्य कर रहे थे, यानी कि वहाँ पर भी वे अध्यापन का कार्य ही कर रहे थे। आगे चलते हैं, 1943 में वही मॉडल हाई स्कूल में अध्यापक हो गए। ठीक है, 1952 में, कहाँ पर, खंडवा में। ठीक है, और जबलपुर में 1943 में जबलपुर, वहीं से क्या मतलब आया हमारा, जबलपुर में ही मॉडल हाई स्कूल में वे अध्यापक हो गए परमानेंटली। और 1952 ईस्वी में इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। देखिए हमको तो मिलती नहीं है, यहाँ इन्होंने छोड़ दी 1952 में। 1943 में तो मिली, 9 साल उन्होंने नौकरी करी और 52 में उन्होंने छोड़ दी। ठीक है, अब 1953 से 1957 ईस्वी तक प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की। सरकारी नौकरी को छोड़कर वे प्राइवेट स्कूल में आए। 1957 ईस्वी में नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की। अब उनको भाई ये नौकरी है ना, रास नहीं आ रही थी, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, किसी के अंडर में कार्य करना उनको मुझे नहीं लगता पसंद आ रहा होगा। वे स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति थे, हो सकता है इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी, फिर प्राइवेट करी, फिर उसको भी छोड़ दी। अब वे स्वतंत्र लेखन में के कार्य में जुट गए थे। ठीक है, शुरुआत की कलकत्ता के ललित कला महाविद्यालय से सन 1960 में डिप्लोमा किया
और अध्यापन कार्य में ये कुशल थे, किंतु आस्था के विपरीत अनेक बातों का अध्यापन इनको यदा कदा खटक जाता था। आस्था के विपरीत यानी कि जिस चीज की उनमें आस्था थी, जो भाव उनमें लगे हुए थे, जो विचारधारा थी, उस विचारधारा के विपरीत वे उस परिपाटी पर नहीं चल सकते थे। इसलिए वह उनको बीच में जितने भी मार्ग मिलते हुए उनको छोड़ते गए और उनकी यात्रा देखिए कहाँ खत्म होती है, हम भी जानते हैं कि जब भी कब खटक जाता था, कभी भी, ठीक है। 10 अगस्त 1995 ईस्वी को इनका निधन हो गया। तो 95, 10 अगस्त, 22 अगस्त में, वही अगस्त महीने में उनका जन्म हुआ था 1924 में, और 10 अगस्त 1995 में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो आप सबको मुझे लगता है याद हो गया होगा कि वो बहुत ही स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति थे। वो किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते थे। उन्होंने सरकारी नौकरी के पहले भी कई नौकरियां की, वही भी छोड़ दी। उसके बाद सरकारी नौकरी छोड़ दी, प्राइवेट छोड़ दी, और फिर स्वतंत्र लेखन किया और कलकत्ता से डिप्लोमा किया। उसके बाद फिर अध्यापन कार्य शुरू किया। लेकिन वो अध्यापन कार्य वो इसलिए करते थे कि उनको रोजी रोटी के लिए कुछ आमदनी की जरूरत होती थी, इसलिए वे थोड़ा बहुत कार्य करते थे। अन्यथा उन्हें इस काम के लिए बिल्कुल भी उनका मन गवारा नहीं था। उनको तो बस व्यंग्यात्मक शैली में रचनाएं रचनी थी, उनमें ही इनका मन अच्छा रहता था, ठीक है। आगे चलते हम देखिए, साहित्य में इनकी रुचि प्रारंभ से ही थी। अध्यापन कार्य के साथ साथ ये साहित्य सृजन की ओर मुड़े। अब देखिए, जो व्यंग शैली है, हम बोलते हैं कि व्यंग प्रधान रचना जो करी है, वो व्यंग प्रधान लेखक जो माने जाते हैं, व्यंग प्रधान निबंधकार जो माने जाते हैं, वो हरिशंकर परसाई जी ही माने जाते हैं। व्यंग में उनका अग्रणी स्थान है। इनके पहले और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतना व्यंग्यात्मक शैली में इतनी अच्छी रचनाएं रच पाया है। इतनी कहानी भी लिखी है, या निबंध भी लिखा है, या आलोचना भी लिखी है, तो किसी और ने इतना सटीक और इतना अच्छे तरह से नहीं लिखा है जितना हरिशंकर परसाई जी का साहित्य उच्च कोटि का गिना जाता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, देखिए, साहित्य में उनकी रुचि थी, तो साहित्य में सृजनात्मकता उनके अंदर थी, ठीक है, क्रिएटिविटी थी। उन्होंने अपनी मौलिक रचनाएं करी है, किसी और की रचनाओं को उन्होंने अपने रचनाओं में स्थान नहीं दिया है, ठीक है। उनका जो भी था वो उनका मौलिक था कि साहित्य सृजन की ओर मुड़े, और जब यह देखा कि इनकी नौकरी इनके साहित्यिक कार्य में बाधा पहुंचा रही है, तो इन्होंने नौकरी को तिलांजलि दे दी, यानी कि छोड़ दी, ठीक है, और स्वतंत्र लेखन को ही अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित करके साहित्य साधना में जुट गए। स्वतंत्र लेखन का किसी प्रकार, यही कहा ना, यही समझ में तो यही आ रहा है कि वो किसी प्रकार से किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो नौकरी थी वो उनके साहित्य में बाधा पहुंचा रही थी, उन्हें समय नहीं मिल पा रहा होगा किसी प्रकार से, ठीक है। तो उन्होंने हर जो नौकरी मिली उसको छोड़ दी और स्वतंत्र लेखन में वे जुट गए। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक एक साहित्यिक मासिक पत्रिका भी निकाली, जिसके प्रकाशक व संपादक ये स्वयं थे, ठीक है। प्रकाशक भी वे स्वयं थे और संपादक भी वे स्वयं थे। मासिक पत्रिका थी वसुधा, एक मासिक पत्रिका थी, ठीक है। आप सबको ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है एग्जाम में कि कौन सी मासिक पत्रिका थी, या फिर वसुधा एक पत्रिका थी, मासिक थी, साप्ताहिक थी, वार्षिक थी, ठीक है, इस प्रकार से यह दैनिक थी। तो हमें यहाँ पता होना चाहिए कि वसुधा एक मासिक पत्रिका थी जो हरिशंकर परसाई के द्वारा संपादित और प्रकाशित की जाती थी, ठीक है। आगे चलते हैं हम। वर्षों तक विषम आर्थिक परिस्थिति। अब विषम आर्थिक परिस्थिति हम कहेंगे कि जब पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी थी, क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो सही नहीं थी, इसलिए वे बार बार नौकरी छोड़ते थे और बार बार नौकरी करते थे। जब उन्हें लगता कि नहीं, मेरा यहाँ पर ध्यान सही नहीं जा रहा है, तो वे नौकरी छोड़ देते थे, और जब उन्हें लगता था कि नहीं, अब मैं कर लूँगा ये सब, तो मतलब अब मुश्किल हो रहा है ये सब, मतलब रोजी रोटी कमाना या फिर घर की व्यवस्था चलाना, तब वे फिर से नौकरी कर देते थे। वर्षों तक विषम आर्थिक परिस्थिति में भी पत्रिका का प्रकाशन होता रहा। उन्होंने रोका नहीं, भले ही पैसे की कितनी भी कमी आई हो। बाद में बहुत घाटा हो जाने पर इसे बंद कर देना पड़ा, ठीक है। कई रचनाकारों का, देखिए, साहित्य रचनाकारों का जीवन इसलिए थोड़ा सा पीछे हट गया कि उनकी आर्थिक स्थितियां कई बार सही नहीं थी, ठीक है। आमदनी यानी कि जब पैसे की कमी के कारण कई रचनाकार ऐसे थे जो अपना असर, अपना प्रभावशीलता लोगों तक नहीं पहुंचा पाए थे। शायद मुझे लगता है कि हरिशंकर परसाई जी ने जितना साहित्य लिखा है, अगर उनकी आर्थिक स्थिति सही होती तो और उससे उच्च श्रेणी का लिखते और कुछ करते, समाज के लिए, साहित्यिक समाज के लिए बहुत कुछ करके जाते। वो
सामयिक साहित्य के पाठक इनके लेखों को वर्तमान समय की प्रमुख हिंदी पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं। परसाई जी नियमित रूप से साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग तथा अन्य पत्रिकाओं के लिए अपनी रचनाएं लिखते रहे हैं। ठीक है, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग और अपनी जो पत्रिका थी वसुधा, उसके लिए सदैव लिखते थे, क्योंकि ये जो उनकी रचनाएं थी वो सारी की सारी इन पत्रिकाओं के माध्यम से जनता तक पहुंचती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। परसाई जी हिंदी व्यंग के आधार स्तंभ है। मैंने यही कहा ना आप सबको कि जो हरिशंकर परसाई जी है वो हिंदी साहित्य जगत के व्यंग के आधार स्तंभ कहे जाते हैं, व्यंग के। ठीक है, व्यंग उनके जीवन का प्रमुख केंद्र माना जाएगा, उनकी रचना का प्रमुख केंद्र माना जाएगा। इन्होंने हिंदी व्यंग को नई दिशा प्रदान की। विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए कौन सी रचना के लिए? विकलांग श्रद्धा का दौर, जो उनकी जो रचना थी, व्यंग्यात्मक शैली की जो रचना थी, उस व्यंग्यात्मक शैली की रचना के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर, देखिए उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली, वो भी कहाँ पर? फ्रांसीसी सरकार से। छात्रवृत्ति पर उन्होंने पेरिस प्रवास किया, यहाँ से उनको छात्रवृत्ति मिली, जिससे वो फ्रांस में ही एक शहर है पेरिस, वहाँ गए। ये उपन्यास एवं निबंध लेखन के बाद भी मुख्यतया व्यंग्यकार के रूप में विख्यात रहे। भले ही उन्होंने कई उपन्यास लिखे, कई निबंध लिखे, लेकिन इन दोनों में जितनी प्रसिद्धि उनको नहीं मिली, उससे ज़्यादा प्रसिद्धि उन्होंने व्यंग्यकार के रूप में यानी कि व्यंग्यात्मक साहित्य लिखने में प्राप्त करी थी। परसाई जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। अब देखिए कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं जो हमें पढ़ने को मिलेगी। उनमें से तो वैसे बहुत कम मिलेगी, एक ही है हमारे, लेकिन और हम जान लेते हैं कि आ जाती है परसाई जी की रचना कौन सी है, तो हम इसमें से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने 3 प्रकार की रचनाएं लिखी है, कहानी, उपन्यास और निबंध। अब कहानी में देखिए कौन कौन सी है? हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। और उपन्यास में है रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। और निबंध संग्रह में देखिए बहुत सारे निबंध लिखे हैं, और वो भी व्यंग्यात्मक निबंध लिखे हैं उन्होंने सारे। तो निबंध संग्रह में देखिए पहला है तब की बात और थी। ठीक है, दूसरा है भूत के पांव पीछे। ठीक है, और तीसरा है हमारा ये बेईमान की परत। नंबर 4 है पगडंडियों का जमाना। नंबर 5 है सदाचार की तावीज। नंबर 6 है शिकायत मुझे भी है। ठीक है, और नंबर 7 है और अंत में। ठीक है, तो ये थी उनकी रचनाएं जो 3 साहित्य मतलब 3 विधाओं में थी, उपन्यास, कहानी और निबंध में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो उनकी जिस विधा में लिखे गए जो रचना है वो है निबंध विधा में। ठीक है, और ये सारे अधिकांश जो लिखे गए हैं वो व्यंग्यात्मक शैली में ही लिखे गए हैं, और कई निबंध ऐसे आत्मपरक शैली में भी लिखे गए हैं। उन्होंने खुद के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लिखी है। परसाई जी द्वारा रचित कहानी, उपन्यास तथा निबंध व्यक्ति और समाज की कमजोरियों पर चोट करते हैं। ठीक है, उन्होंने जो कहानी लिखी है वो भी व्यंग्यात्मक लिखी है, जो उन्होंने उपन्यास लिखे हैं वो भी व्यंग्यात्मक लिखे हैं, और जो उन्होंने निबंध लिखे वो भी व्यंग्यात्मक लिखे हैं। एक उनकी रचना है प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है, उस रचना के माध्यम से उन्होंने समाज की आर्थिक स्थिति या समाज के प्रति या फिर प्रेमचंद जी के जो साधारण जीवन का जो व्यंग था वो उन्होंने इतने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है कि उसको पढ़ने के बाद हमें समाज की उस स्थिति का पता चल जाता है कि समाज उस समय किस तरह का था और रचनाकार उस समय किस हालत में रहते थे। कि एक महान कथा सम्राट, एक युग को चलने वाला एक प्रेमचंद, मतलब ठीक है मुंशी प्रेमचंद जी के फटे जूते, यानी कि एक फ़ोटो खिंचवाते, उस फोटो में जब वो फटे हुए जूते पहनकर फ़ोटो खिंचवाते, उस समय उनको वे प्रेमचंद जी उस बात को लेकर, फोटो के उस चिन्ह को लेकर जो व्यंग कहानी या जो रचना लिख डालते हैं वो बहुत अनोखी। आप कभी पढ़िएगा, आपको मौका मिले तो। मैं उससे बहुत प्रभावित हुई हूँ, आप भी प्रभावित होंगे। तो उनकी रचना हरिशंकर परसाई जी की जो रचनाएं हैं बहुत हंसने, जब हम पढ़ते तो हमें हंसी भी आती है कि उन्होंने किस प्रकार का कमेंट कर डाला है यहाँ पर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चोट करते हैं, समाज और व्यक्ति में कुछ ऐसी विसंगतियां होती है। विसंगतियां यानी कि समाज व्यक्ति से कुछ ऐसी चीजों में मेल नहीं खाता है। ठीक है, जो जीवन को आडंबरपूर्ण और दुभर बना देती है, कि समाज अनेक दिखावे पे जाता है।
ठीक है। लेकिन व्यक्ति है वो दिखावे से अपने आप को दूर रखना चाहता है। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो दिखावे के कारण अपने आप की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है भले, लेकिन लोगों के समाज को हमें दिखाना है तो वो दिखावा तो करना पड़ेगा। तो दिखावे के लिए चाहे आप उधार की जिंदगी ले, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर परसाई जी ने जो जीवन को आडंबरपूर्ण और दुभर बना देती है, आडंबरपूर्ण यानी कि दिखावटी और बहुत ही दुभर बना देती है, इन्हीं विसंगतियों का पर्दाफाश परसाई जी ने किया है। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी हमारे व्यक्तित्व को विघटित कर देती है। परसाई जी के लेख पढ़ने के बाद हमारा ध्यान इन विसंगतियों और कमजोरियों की ओर बरबस चला जाता है कि हाँ, समाज और व्यक्ति में कितनी विसंगतियां है, समाज किस दिशा में चल रहा है और व्यक्ति को वो किस प्रकार तोड़ रहा है। इस दिशा में हमारा ध्यान उनकी रचनाओं को पढ़ने के बाद स्वतः ही चला जाता है। आगे देखते हैं, परसाई जी की शैली व्यंग प्रधान है। आपको हर बार व्यंग शब्द आएगा क्योंकि परसाई जी है जो व्यंग प्रधान लेखक है, ठीक है। एक प्रकार से परसाई जी व्यंग लेखक ही है। आजकल व्यंग का नाम आते ही परसाई जी का नाम अपने आप सफल व्यंग लेखकों में आ जाता है। जब भी आप व्यंग रचना की बात करेंगे ना, तो उस व्यंग रचना का नाम लेते ही आपको हरिशंकर परसाई जी अपने आप याद आ जाते हैं, है ना। क्योंकि हरिशंकर परसाई जी कौन है और आपको पता होगा। आप जैसे अभी तो आजकल तो बच्चे बहुत सारे चैनल देखते हैं, दूरदर्शन पर हरिशंकर परसाई जी की कथाएं आती थी, कहानियां आती, उनकी व्यंग प्रधान कहानियां आती थी और उनको मतलब सीरियल के माध्यम से, धारावाहिक के माध्यम से बताते थे। और उसमें आप देखिएगा बहुत अच्छे से बताया है, उनकी कहानियों का जो बताने का जो ढंग है वो बहुत अच्छे से प्रदर्शित करा है। समाज को उन चीज़ों से शिक्षा लेनी चाहिए। इनके व्यंग के विषय सामाजिक और राजनीतिक होते थे, समय की कमजोरियों और राजनीति के फरेबों में, ठीक है। पर करारे व्यंग लिखने में ये सिद्ध हस्त है, ठीक है। राजनीति के क्षेत्र में भी उन्होंने कई रचनाएं लिखी है और व्यंग प्रधान रचनाएं लिखी है। बोलचाल के शब्दों, तत्सम और विदेशी शब्दों का चुनाव उत्तम किया है। कहाँ कौन सा शब्द अधिक चोट करेगा और कौन सा शब्द बात को अधिक अर्थवत्ता प्रदान करेगा, ठीक है। हम तो साधारण शब्द यूज करके या साधारण शब्दों का प्रयोग करके वाक्य रचना कर लेते हैं, लेकिन हरिशंकर परसाई जी ने वाक्य रचना उन्हीं ढंग से करी है। लेकिन शब्द ऐसे चुन लिए हैं कि शब्दों के चुनाव और वाक्य का गठन करने में ऐसी विलक्षणता हासिल है कि उन्होंने उस रचना को व्यंग्यात्मक रचना बना दिया, ठीक है। वही शब्द है जो हम रोजमर्रा में आम उन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन उन चीज़ों को भी कहाँ कौन सा शब्द ज़्यादा घाव देगा यानी कि ज़्यादा असर दिखाएगा, उन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया है। इसका ध्यान परसाई जी को सदा रहता है। भाषा में व्यवहारिकता लाने के लिए इन्होंने उर्दू, अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। भाषा में व्यवहारिकता का मतलब आप क्या समझते हैं? भाषा में व्यवहारिकता का, जब हमने भाषा और आधुनिकता पढ़ा, उसमें देखिए भाषा में व्यवहारिकता का मतलब यह है कि भाषा समय के अनुसार परिवर्तित होती रहे। कुछ शब्द विदेशी से आए हैं, कुछ अंग्रेजी के आए हैं या अन्य संस्कृति के कोई शब्द आए, तो उनको लेकर जो चलता है तो वो व्यवहारिक हो जाता है, ठीक है। व्यवहारिक व्यक्ति भी उसे कहते हैं कि जो सभी को साथ में लेकर चलता है, सबके विचारों से मेल खाता है, तो वह व्यवहारिक हो जाता है। उसी प्रकार ही जब भाषा अन्य शब्दों को लेकर चलती है, अपने अंदर समाहित करती हुई चलती है, तो वो भाषा व्यवहारिक गिनी जाती है। तो व्यवहारिक बनाने के लिए उन्होंने अंग्रेजी, उर्दू और विदेशी शब्दों का यहाँ पर बखूबी प्रयोग किया है। देखिए आगे है प्रस्तुत संकलन। अब ये तो हो गया था उनका जीवन परिचय और रचना, जो लेखन परिचय था। अब उनका जो रचना है यहाँ पर निंदा रस, उसका परिचय बताया गया है कि प्रस्तुत संकलन में निंदा रस निबंध व्यंग की दृष्टि से एक सुंदर कलाकृति है। निबंध है, ये कौन सी विधा है? निबंध विधा में लिखा गया है निंदा रस, ठीक है। अनेक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव से निंदा करते रहते हैं। ईर्ष्या यानी कि जलन के भाव से एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, तो वही निंदा होती है, ठीक है। कुछ व्यक्ति अपने स्वभाववश अकारण ही निंदा में रस लेते रहते हैं। स्वभाववश यानी कुछ व्यक्तियों का तो ये आदत हो जाती है कि दूसरों की निंदा करनी, दूसरों की बुराई करना ही उनकी आदत होती है, तो उसका मजा लेते रहते हैं, वो उनको आनंद प्राप्त होता है, इसलिए उन्होंने रस का नाम लिया है। कुछ व्यक्ति अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए बड़ों की निंदा में निर्लिप्त भाव से मग्न रहते हैं। यानी कि कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए बड़ों की निंदा में निर्लिप्त हमेशा लगे रहते हैं, ठीक है। कुछ मिशनरी निंदक होते हैं,
और कुछ अन्य भावों से प्रेरित होकर निंदा कार्य में रत रहते हैं। कुछ तो मिशनरी होते हैं और कुछ अन्य भावों से रहते हैं। इस निबंध में परसाई जी ने निंदकों कौन होते हैं? जो निंदा करते हैं। निंदकों किसके लिए कहा गया है? निंदा करने वाले को। निंदा करने वाले को, ठीक है। निंदकों की अच्छी खबर ली है और उन पर करारी चोट की है। और चोट किससे करी है? ऐसे शब्दों के गठन से, शब्दों के प्रयोग से उन्होंने ऐसी चोट करी है। प्रहार तीव्र होते हुए भी पढ़ने में रुचि बनी रहती है। भले ही वो व्यंग्यात्मक शैली में, भले हम भी उस चीज में निर्लिप्त है, मतलब हम भी उस आदत में लगे हुए हैं, है ना। हम भी तो कई बार करते होंगे, किसी की बुराई करते होंगे, किसी की निंदा करते होंगे और उसमें हमें आनंद मिलता होगा। कई लोग किसी की बातें कर रहे हैं और हम भी उसमें शामिल हो गए, तो हमें क्यों शामिल हुए? क्योंकि हमें उसमें आनंद मिल रहा है, रस मिल रहा है। तो निंदा करना भी एक रस प्रदान करता है। तो इस बात पे भी हरिशंकर परसाई जी ने एक निबंध निकाला, ठीक है। और निबंध के माध्यम से जनता को ये बताया है कि देखिए, आप जिस चीज में निर्लिप्त होते हैं, यानी कि आप जिस चीज में रस लेते हैं, वह निंदा बहुत ही खराब चीज है। और वह क्या, वो रस क्या लेना, ठीक है, वह जो हमें बुराई की तरफ ले जाए, उसका रस प्रदान लेना क्या, उसका मजा आनंद लेना क्या होता है, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी ने बताया है। तो ये था हमारा आज का, देखिए, हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया निंदा रस का परिचय। और हरिशंकर परसाई जी जो बहुत ही व्यंग्य साहित्यकार थे, उन साहित्यकार का जो जीवन परिचय वो था, ठीक है। तो आज हमने ये हमारा लेखक परिचय और हमारा पाठ परिचय पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आते हैं इसी का हम जो पाठ है निंदा रस, और देखते हैं कि हरिशंकर परसाई जी ने जो व्यंग्य किया है वो कैसे सटीक शब्दों से किया है और कौन कौन से शब्दों को यूज़ करके किया है और किस प्रकार की भाषा शैली उन्होंने प्रयोग में ली है। तो देखते हैं आगे के लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।